नहीं पर समझ की सुंदर काया है। Born to be remembered, born to be remembered, born to be remembered, born to be remembered। फिल्में जब शुरू हुई तो कला की इस नई विधि को देखने के लिए लोग बहुत उत्साहित हुए। फीचर फिल्मों के साथ ही एनिमेटेड फिल्में भी आईं। एनिमेटेड फिल्मों ने लोगों को और ज्यादा रोमांचित किया। शुरू से ही बच्चों के ऊपर एनिमेटेड या कार्टून फिल्मों का बहुत प्रभाव रहा, जो आज भी कायम है। मिकी कार्टून फिल्मों का एक ऐसा ही चरित्र है जो आज भी बहुत लुभाता है, और मिकी माउस की पहली फिल्म का प्रीमियर आज ही के दिन न्यूयॉर्क में हुआ था। आप सुन रहे हैं बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड और मैं हूं संदीप भट्ट। 18 नवंबर 1928 को न्यूयॉर्क सिटी के यूनिवर्सल कॉलोनी थिएटर में स्टीम बोट विली का प्रीमियर हुआ। ये वॉल्ट डिज्नी की फिल्म थी। उन्होंने पहली बार इसी फिल्म में मिकी माउस को लॉन्च किया। फिल्म को सेलिब्रिटी प्रोडक्शंस ने डिस्ट्रीब्यूट किया था। फिल्म 2 हफ्ते चली थी और डिज्नी को उस समय हर हफ्ते के लिए $500 की राशि दी गई थी। उस समय के हिसाब से ये बहुत बड़ी राशि थी। स्टीम बोट विली गैंग वॉर फिल्म थी। फिल्म की सफलता ने वॉल्ट डिज्नी को विश्व भर में पहचान तो दिलाई ही, साथ ही इससे मिकी भी लोकप्रिय हो गया। ब्लैक एंड व्हाइट में बनी स्टीम बोट विली एनिमेशन में तो अच्छी थी, साथ ही इसके साउंड इफेक्ट्स ने भी सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा था। इससे पहले भी मिकी को लेकर 2 फिल्में वॉल्ट डिज्नी बना चुके थे, लेकिन स्टीम बोट विली सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट की गई थी। साउंड्स के साथ रिलीज हुई ये पहली कार्टून फिल्म भी थी। 1994 में एनिमेशन फील्ड के सदस्यों ने स्टीम बोट विली को 50 ग्रेटेस्ट कार्टून्स में 13वें नंबर पर रखा। 1998 में यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल फिल्म रजिस्ट्री ने फिल्म को सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सौंदर्य बोध की दृष्टि से महत्वपूर्ण बताकर संरक्षित किया। देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू। किसी भी समाज को आजाद क्रांति से बनाया जा सकता है। क्रांति एक जुनून है जिसमें जिंदगी और मौत में फासला नहीं देखा जाता। क्रांतिकारी देश या समाज को आजाद करके खुद को इतिहास में अमर तो करते हैं, साथ ही उस दिन को भी महान बना लेते हैं जिसमें वो जन्म लेते हैं। बटुकेश्वर दत्त उस महान क्रांतिकारी का नाम है जो आज के दिन कानपुर में जन्मे थे। वो सरदार भगत सिंह के प्रमुख सहयोगियों में से थे। चाहे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंकना हो या जेल में भारतीय राजनीतिक कैदियों के अधिकारों को लेकर भूख हड़ताल, उनका हौसला अंग्रेज सरकार से टकराता रहा। देश मेरी शान है तू, देश मेरी शान है तू। बटुकेश्वर जी बटू और मोहन के नाम से भी जाने जाते थे। वो आज ही के दिन 1910 में पैदा हुए थे। कानपुर पीपीएन हाई स्कूल से वो स्नातक हुए। इसके बाद वो चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह से जुड़ गए। 1924 में वो भगत सिंह से मिले थे और यहीं उन्होंने भगत जी की पार्टी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में अपने क्रांतिकारी विचारों को फलने फूलने दिया। यही वो जगह थी जहां उन्होंने बम बनाना भी सीखा। ये भारतीय क्रांति का सुनहरा समय था। आजाद, भगत
और अन्य क्रांतिकारियों ने फिरंगी सरकार का जमकर विरोध किया। बौखलाई अंग्रेज सरकार ने पुलिस को क्रांतिकारियों के खिलाफ बल देने के लिए डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 लागू करने का फैसला किया। भगत सिंह फ्रांस के क्रांतिकारियों यानी अराजकतावादियों से काफी प्रभावित थे। फ्रांस के क्रांतिकारियों ने फ्रेंच चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज में बम फोड़े थे। इसी राह पर चलते हुए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ने भी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम धमाके करने का फैसला किया। शुरू में योजना बनी कि भगत सिंह की सोवियत यात्रा के दौरान बटुकेश्वर दत्त और सुखदेव बम प्लांट करेंगे, लेकिन बाद में योजना बदल दी गई और बटुकेश्वर जी को ये काम सौंपा गया। साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम गिराए। बम का मकसद किसी की हत्या करने का नहीं था, बल्कि ये ब्रिटिश हुकूमत को चेतावनी देने की सफल कोशिश थी। असेंबली में बम गिराने से धुआं सा हो गया और इस धुएं में केवल क्रांतिकारियों की इनकलाब जिंदाबाद की आवाज ही दिखाई दी। इसके साथ उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के पत्र भी फेंके थे, जो ट्रेड डिस्प्यूट्स और पब्लिक सेफ्टी बिल का जमकर विरोध कर रहे थे। विस्फोट में किसी की हत्या नहीं हुई और योजना के मुताबिक भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त असेंबली में ही गिरफ्तार हुए। आपका परिचय? मुझे आसफ अली कहते हैं। मैं आप लोगों की तरफ से इस मुकदमे की पैरवी करना चाहता हूँ। शुक्रिया आसफ अली साहब, लेकिन हम आपकी मदद नहीं ले सकेंगे। मैंने और भगत सिंह ने तय किया है कि हम अपने लिए कोई वकील नहीं करेंगे, अपनी वकालत खुद करेंगे। हम अदालत को मंच बनाकर पूरे देश को अंग्रेजी सरकार के खिलाफ खड़ा करना चाहते हैं। हम जनता और सरकार से जो बातें पहले नहीं कर सकते थे, अब करेंगे। 1929 में सभी क्रांतिकारियों पर केस चला। बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और उन्हें सेल्यूलर जेल भेजा गया। जेल से छूटने के बाद उन्होंने आजादी के लिए अपनी मुहिम को जारी रखा और महात्मा गांधी के साथ भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। जिसके लिए उन्हें फिर से 4 साल की जेल हुई। भारत को आजादी मिलने के बाद 1947 में उन्होंने अंजलि से शादी की। ये दुख की बात है कि आजाद भारत में वो राजनीतिक हाशिए पर रहे और उनका बाकी जीवन भुलाए गए नायक की तरह बीता। लंबी बीमारी के बाद 20 जुलाई 1965 को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में उनकी मृत्यु हो गई। पंजाब में फिरोजपुर के नजदीक हुसैनीवाला में उनका अंतिम संस्कार किया गया। कई साल पहले यहाँ भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का भी अंतिम संस्कार किया गया था। अपने अंतिम दिनों में वो अपनी बेटी भारती के साथ रहते थे। अनिल वर्मा ने बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह के एक सहयोगी के नाम से दत्त जी पर किताब लिखी है। ये किताब नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा प्रकाशित हुई है। क्रांति हमेशा समूह का कार्य रहा है। इसमें हर इंसान, हर विचार का अपना योगदान है। बटुकेश्वर दत्त भारतीय क्रांति के वो नायक हैं जिन्हें भुलाना क्रांति के साथ अन्याय करना होगा। हमारी तरफ से भी इस महान क्रांतिकारी को भावभीनी श्रद्धांजलि। दोस्तों, बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड के आज के शो की दूसरी शख्सियत हिंदी सिनेमा से है। ये शख्सियत कला के उस समूह से जुड़ी है जो वास्तविकता के करीब अपनी रचना का निर्माण करते हैं। इसी राह पर चलते हुए हमारी इस शख्सियत ने 2 आंखें 12 हाथ जैसी फिल्में बनाई, जिसे भारत ही नहीं विश्व भर में सराहना मिली। हम बात कर रहे हैं शांताराम राजाराम वान कुद्रे की। शांताराम जी ने सिनेमा में बहुत सारी फिल्में बनाई। वो मराठी सिनेमा के शुरुआती व्यक्तित्व हैं। डॉक्टर कोटनिस की अमर कहानी, अमर भूपाली, झनक झनक पायल बाजे और नवरंग
उनकी ही यादगार फिल्में हैं। आधा है चंद्रमा रात आधी, आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी। आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी। आधा है चंद्रमा। शांताराम जी का जन्म कोल्हापुर में हुआ। वो आज ही के दिन 1901 में पैदा हुए थे। फिल्मों में पेशेवर शुरुआत उन्होंने महाराष्ट्र फिल्म कंपनी में भिन्न भिन्न काम करते हुए की। दिलचस्प बात यह है कि 1921 में उन्होंने साइलेंट फिल्म सुरेखा हरण में अभिनेता के तौर पर करियर की शुरुआत की थी। निर्देशक के तौर पर नेताजी पालकर उनकी पहली फिल्म थी। ये 1927 में आई। 2 साल बाद उन्होंने अपने कुछ साथियों के साथ प्रभात फिल्म कंपनी की स्थापना की। 1932 में उन्होंने इस कंपनी के बैनर तले अयोध्येच्या राजा नाम से मराठी फिल्म बनाई। गाणं बंद का केलंस? तुझे गोड गाणं ऐकण्याकरता मी मुद्दाम इथं उभा राहिलो होतो. आज्ञापुटी तर महाराजांना आणखी राहून टाकू का? पण मनाच्या उल्हासाने गाणं आणि दुसऱ्याच्या आज्ञेने गाणं यात फार फरक असतो. आपण समोर आल्यावर उल्हासाला का कमी पडणार? आणि पाहिलं का, आपल्या दोघांच्याही आनंदात भर घालायला हा अरुणोदय झाला. ये मराठी भाषा की पहली फिल्म भी है। 1939 में उन्होंने मराठी में ही मानुस नाम से फिल्म बनाई। ये विश्व सिनेमा का शुरुआती दौर था और फिल्में तब कम बनती थी, इसीलिए अच्छी फिल्में विश्व भर में पहचान पा जाती थीं। शांताराम जी की मानुष चार्ली चैपलिन ने देखी और फिल्म के लिए उन्हें काफी तारीफ मिली। करीब 10 साल प्रभात फिल्म्स के साथ काम करने के बाद शांताराम जी ने राजकमल का दामन पकड़ा। समय के साथ साथ राजकमल देश के बड़े बैनरों में शामिल हो गया। 1946 में आई फिल्म डॉक्टर कोटनिस की अमर कहानी के लिए शांताराम जी को काफी प्रशंसा मिली। 50 के दशक में शांताराम जी अपने करियर की ऊंचाई पर थे। इस दशक में उनके सिनेमा का अलग ही रूप देखने को मिला। दशक की शुरुआत उन्होंने अमर भोपाली से की। कुछ चुनिंदा फिल्मों के बाद आई झनक झनक पायल बाजे। इस फिल्म में उनकी पत्नी संध्या मुख्य भूमिका में थी। ये हिंदी सिनेमा की शुरुआती टेक्निकलर फिल्म्स में से एक है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट साबित हुई और अवार्ड में भी ये खूब छाई रही। फिल्म ने बेस्ट मूवी का और शांताराम जी ने बेस्ट डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड जीता। झनक झनक पायल बाजे उस साल की खास फिल्म्स में से एक थी। फिल्म को बेस्ट फीचर फिल्म इन हिंदी का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला। पायल जागी रौनक झुनक भर, पायल जागी रौनक झुनक भर, चम चम मनवा नाचे, झनक झनक पायल बाजे। नील गगन भी सुन कर झूमे, मधुर मधुर झनकार, मधुर मधुर झनकार। सोई धरती जाग उठी है, सोई धरती जाग उठी है, गूंज उठा संसार। राग रंग भी था
पायल बाजे झनक झनक पायल बाजे झनक झनक पायल बाजे। झनक झनक पायल बाजे की कामयाबी शांताराम जी की 2 साल बाद आई फिल्म 2 आंखें 12 हाथ ने भी दोहराई। भारत में मानवीय मनोविज्ञान में बनी ये क्लासिकल फिल्म है। 1957 के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में फिल्म को बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला। 2 आंखें 12 हाथ उन शुरुआती हिंदी फिल्मों में से एक है जिन्होंने विदेशी सिनेमा प्रेमियों को भी प्रभावित किया। फिल्म ने 8वें बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सिल्वर बेयर जीता। 2 आंखें 12 हाथ ही वो पहली हिंदी फिल्म है जिसने सैमुअल गोल्डविन अवार्ड कैटेगरी में गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी जीता। फिल्म का ये गाना आज भी मानवता का संदेश देता है। मालिक तेरे बंदे हम ऐसे हो हमारे करम, नीकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। है मालिक तेरे बंदे हम। शांताराम जी का ये सुनहरा सफर जारी रहा और वो 2 साल बाद एक और फिल्म लेकर आए जिसका नाम था नवरंग। इस फिल्म में संध्या मुख्य भूमिका में थी। इस फिल्म के लिए शांताराम जी बेस्ट डायरेक्टर के लिए फिल्म फेयर अवार्ड में नामांकित हुए। इसके बाद उन्होंने गीत गाया पत्थरों ने बनाई। फिल्म में उन्होंने अपनी बेटी राजश्री को जितेंद्र के साथ लॉन्च किया। 60 के दशक के पूरे होते होते उनकी कामयाबी का सूरज ढलने सा लगा था और इस बात को शांताराम जी ने भी महसूस कर लिया था। उन्होंने अगले 2 दशकों में 6 फिल्में बनाई जिनमें जल बिन मछली, नृत्य बिन बिजली और पिंजरा मुख्य हैं। शांताराम जी ने अपने शुरुआती करियर के दौरान समझ लिया था कि सिनेमा सामाजिक संदेश देने में कितना कारगर हो सकता है। इसके बाद उन्होंने अपने काम के द्वारा सफलता से मानवता के संदेश को प्रचारित किया और अन्याय को दिखाया। 1985 में उन्हें दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। 1992 में शांताराम जी को पद्म विभूषण से नवाजा गया। उनकी जीवनी शांताराम को हिंदी और मराठी में प्रकाशित किया गया। 30 अक्टूबर 1990 को ये महान निर्देशक हमें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला गया और आज इनके जन्म दिवस पर हम इन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। हमारी अगली शख्सियत ने विज्ञान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जी हाँ, उन्होंने ही रेटिना में विटामिन ए होने की बात बताई। उन्हें 1967 में फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया। उनका नाम है जॉर्ज वॉल्ड। 1906 में जॉर्ज वॉल्ड का जन्म न्यूयॉर्क सिटी में हुआ था। अपनी प्राथमिक शिक्षा उन्होंने ब्रुकलिन से पूरी की। पढ़ने में उनकी रुचि बढ़ती गई और वो स्नातक होने के लिए न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी चले गए। 1927 में उन्होंने यूनिवर्सिटी के वॉशिंगटन स्क्वायर कॉलेज से बैचलर ऑफ साइंस में डिग्री ली। इसके बाद वो जूलॉजी पढ़ने के लिए कोलंबिया यूनिवर्सिटी चले गए। यहीं से उन्होंने 1932 में पीएचडी भी की। वॉल्ड ने कॉलेज के साथ साथ अपनी रिसर्च को भी जारी रखा। अपनी रिसर्च के दौरान उन्होंने ऑटो वॉरबर्ग लेबोरेटरी में काम किया और यहीं उन्होंने रेटिना में विटामिन ए की खोज की। वो इस पर आगे भी काम करना चाहते थे। विटामिन ए पर गहराई से रिसर्च करना सिर्फ ज्यूरिक में प्रोफेसर पॉल कैरर की प्रयोगशाला में ही संभव था, इसीलिए वॉल्ट वहां चले गए। अपनी रिसर्च पूरी करने के बाद वो शिकागो आ गए। अपना करियर आगे बढ़ाते हुए वो 1934 में हार्वर्ड आ गए। यहाँ उन्होंने आने वाले सालों में बायोलॉजी के फैकल्टी इंस्ट्रक्टर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर बनके छात्रों को पढ़ाया। हार्वर्ड में वो 1956 तक रहे। इसके बाद उनका सफर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया पहुंचा, जहां उन्होंने बायोकेमिस्ट्री के विजिटिंग प्रोफेसर बनकर पढ़ाने का काम किया।
1952 में उन्होंने नेशनल सिग्मा 11th लेक्चरर के तौर पर दक्षिण पश्चिम की यात्रा की। अगले ही साल उन्हें अमेरिकन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन ने लेस्कर अवार्ड देकर सम्मानित किया। ये सम्मान बायोकेमिस्ट्री में उनके बेहतरीन काम और विटामिन ए से जुड़े बदलाव में उनके योगदान के लिए दिया गया। Life has never been as threatened in the entire history of this planet as it is at present. The situation can be put to you very plainly and clearly. The present stockpiles of just the so-called strategic nuclear weapons, those are the big ones, more or less in the megaton, 1 million tons of TNT range. The present stockpiles in the United States and Soviet Union add up to the explosive force of about 16 billion tons of TNT. There are about 4 billion people on the earth. That means 4 tons of TNT for every man, woman, and child on the earth. In addition, both sides have already stockpiled tens of thousands of so-called tactical nuclear weapons and have already stockpiled the material for hundreds of thousands more. So I better tell you what a tactical nuke weapon is. 1950 में वो नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस के लिए चुने गए। 8 साल बाद वो अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी के लिए भी चुने गए। यूनिवर्सिटी में उनका हमेशा खास सम्मान हुआ। 1957 में डॉक्टर वॉल्ट को यूनिवर्सिटी ऑफ बर्न की ओर से ऑनररी डिग्री ऑफ MD दी गई। अगले साल येल यूनिवर्सिटी ने उन्हें DSc की डिग्री प्रदान की। 12 अप्रैल 1957 को उनकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर वॉल ने अपने जीवन में विज्ञान को बहुत महत्व दिया। वो मानते थे कि एक वैज्ञानिक वास्तविकता में जीता है और इससे अच्छा क्या होगा। साथ ही वो पढ़ाने को लेकर भी काफी जुनूनी थे। वो कहते थे कि एक लेक्चर संवाद यानी डायलॉग के अतिरिक्त भी बहुत कुछ है। शो में हमारी आखिरी हस्ती को एक तरह से फोटोग्राफी का जनक कहा जा सकता है। उन्होंने ही फोटोग्राफी में दागेरोटाइप की खोज की। उनका नाम है लुई दागेर। लुई दागेर का जन्म 18 नवंबर 1787 को फ्रांस में हुआ। दागेर पढ़ाई करने के बाद थिएटर डिजाइनर के तौर पर काम करने लगे। 1922 में फ्रांस में डायोरामा की प्रदर्शनी से उन्होंने काफी पहचान बनाई। डायोरामा उनके द्वारा बनाई गई चित्रावली थी। ये प्रदर्शनी उनके पार्टनर चार्ल्स मैरी बाउटन के चित्रों के साथ लगी थी। इसके बाद नाइसिफर इनिप्स उनके सहयोगी रहे, जिन्हें दुनिया की पहली परमानेंट फोटोग्राफ बनाने का श्रेय जाता है। इस फोटोग्राफ को हेलियोग्राफ के रूप में जाना जाता है, लेकिन इस फोटो की क्वालिटी बहुत ही खराब थी। दागेर ने इनिप्स के साथ मिलकर इस चित्रावली को विकसित किया। शुरुआती फोटोग्राफी को विकसित करने के लिए दोनों ने ही बहुत से प्रयोग किए, लेकिन साझेदारी के केवल 4 साल बाद इनिप्स की मृत्यु हो गई। उनकी मौत के बाद दागेर ने अपने बेटे के साथ भागीदारी की। दागेर एक सच्चे दोस्त थे। उन्होंने फ्रांस की सरकार से अपने लिए इनिप्स के बेटे के लिए जिंदगी भर पेंशन देने की बात की। इस समय जब दागेर फोटो प्रक्रिया की विकास पर काम कर रहे थे, तो इंग्लैंड में भी विलियम फॉक्स ऐसा ही कर रहे थे और इस तरह दोनों में कुछ बेहतर करने की प्रतियोगिता चल पड़ी। लेकिन दागेर की प्रक्रिया से निकाली गई फोटो में उस समय बहुत डिटेल्स आती थी। दागेर नई खोज को लेकर काफी जुनूनी भी थे। वो अपनी तकनीक को विकसित करते गए और पेटेंट कर उन्हें पब्लिशर्स को बेचते गए और इसके बाद फिर से नई प्रक्रिया की खोज में लग गए। (1838) में बुलेवार्ड डी टेम्पल नाम से उनकी फोटो को काफी प्रशंसा मिली। ये किसी आदमी की पहली फोटो थी। उन्होंने इसमें गली को दिखाने की कोशिश की, लेकिन 10 मिनट लंबे एक्सपोजर टाइम में ट्रैफिक नहीं आ पाया। ये फोटो उस समय बहुत संवेदनशील थी। ये केवल घर के अंदर देखी जा सकती थी और इसे फिंगरप्रिंट्स और हवा से बचाने के लिए कवर किए गए बॉक्स में रखा गया था। फोटोग्राफी में इस विकास के बाद भी मूविंग ऑब्जेक्ट्स को लेकर अभी भी उन्हें दिक्कतें आ रही थी। 1843 में रशियन फोटोग्राफर सरगेई लेवोविच लेविट्स्की ने तेज लेंस के साथ दागेर प्रोसेस का इस्तेमाल किया। पेरिस एक्सपोजिशन में उनकी फोटोज की प्रदर्शनी लगाई गई। फॉस्टर लेंस से ली गई इन फोटोज में मूविंग ऑब्जेक्ट्स को भी कैप्चर किया गया था। इन फोटोज ने एक्सपोजिशन में गोल्ड मेडल जीता।
ये पहली बार था जब फोटोग्राफी में कोई अवार्ड दिया गया। डायोरामा थिएटर के जरिए द गेर ने खूब लोकप्रियता हासिल की। द गेर ने लाइटिंग और सीनिक इफेक्ट्स के जरिए चित्रों को और अधिक प्रभावशाली बनाया। पहले 8 सालों में 21 डायोरामा पेंटिंग्स दिखाई गईं। 1851 में द गेर की मृत्यु हो गई। उनका नाम आईफल टावर पर लिखे गए चुनिंदा 72 नामों में शामिल है। उनका ये कहना बहुत हद तक सही भी है कि मैंने प्रकाश को कैद कर उसकी उड़ान को रोक दिया है। अब अपने दोस्त संदीप भट्ट को दीजिए अनुमति। कल मिलते हैं फिर से एक बार बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड के एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। मैं बनना चाहूँ जैसा वर्षाए सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा वर्षाए सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी है आसमान। इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेंद्र सिंह,